हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हरीश मौर्य स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे आज, जो कि साइंस में केमिस्ट्री का पहला लेसन है, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो कि पहला लेसन है, इकाई 1 है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। तो इसका पहला अध्याय पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हमारा पाठ का नाम है। तो इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि इसका परिचय, इसका इंट्रोडक्शन, इस लेसन का इंट्रोडक्शन हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे चारों ओर घटित परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हमारे चारों ओर घटित परिवर्तन प्रकृति का नियम है। विश्व में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें पल प्रतिपल परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे दूध का खट्टा होना, जल का भाप बनना। ये हमारी जो है अनेक तरह के परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे दूध का खट्टा होना, जल का भाप बनना, बिजली के बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होना, फलों का पकना, ऐसे कई सारे हमारे परिवर्तन होते रहते हैं, और लोहे में जंग लगना इत्यादि। वैज्ञानिक इन सभी परिवर्तनों में कुछ मुख्य भागों में वर्गीकृत करते हैं, जो 2 भागों में मुख्य रूप से वर्गीकृत करते हैं, जिनको कहते हैं, पहला है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। दूसरा हमारा है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले परिवर्तन को पढ़ेंगे इसी पार्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हम इसको देखते हैं, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। इसका ये वह परिवर्तन है जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। ये वह परिवर्तन है जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके संगठन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन में कोई नई वस्तु नहीं बनती है, इस परिवर्तन में कोई हमें नई वस्तु इससे नहीं बनती है। वस्तु के केवल भौतिक गुण जैसे रंग, आकृति या आकार बदल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके संगठन एवं कुल द्रव्यमान में, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन में कोई नई वस्तु नहीं बनती। जब परिवर्तन होता है तो उसमें कोई नई वस्तु नहीं बनती है, वस्तु के केवल भौतिक गुण जैसे रंग, प्रकृति या आकार बदल जाते हैं, या उन्हें विपरीत क्रिया द्वारा वापस भी नहीं लाया जा सकता है, जैसे शक्कर, नमक आदि गुणों का, आदि पदार्थों का जल में घुलना। जैसे शक्कर और नमक अगर जल में घुल गया तो हम उसको दोबारा भी नहीं ला सकते हैं, और ना उसके रंग रूप में, केवल आकृति में उसके परिवर्तन हो जाते हैं, और इससे परिवर्तन से कोई नई वस्तु नहीं बनती है। और जैसे गंधक का पिघलना, बिजली के बल्ब का प्रकाशित होना, बुझना आदि भौतिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण हैं। अर्थात भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था का परिवर्तन होता है, संगठन, भार और रासायनिक गुणों का परिवर्तन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम देखते हैं, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जिसमें वस्तु की केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके संगठन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। हमारा ये हो जाएगा। तो आप लोग इसकी परिभाषा को रट लीजिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है आजकल। इसका उदाहरण है, जैसे लोहा को गर्म करने पर लाल होना तथा ठंडा करने पर पूर्व अवस्था में आना, और मोम का पिघलना। ये फ्रेंड्स, लोहे को अगर हम गर्म करते हैं तो लाल रंग का हो जाता है, और अगर वही लोहा अगर ठंडा करते हैं तो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार दूसरा है हमारा मोम का पिघलना। तो चलिए हम इसको दूसरे परिवर्तन को देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुणों के साथ साथ उनके संगठन एवं भार में भी परिवर्तन हो जाता है तथा नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक भौतिक परिवर्तन का उल्टा है रासायनिक परिवर्तन, कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुणों के साथ साथ उसके संगठन एवं भार में भी परिवर्तन हो जाता है, तथा नए
पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसे मैंने नोट्स में लिखकर आप लोगों को बताया, इससे और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल है जैसे दूध का दही बनना। जैसे दूध का दही बनना, तो इसमें फ्रेंड्स हमारे परिवर्तन में उसके गुण के साथ साथ उसके संगठन एवं भार में भी परिवर्तन हो गया और एक नया पदार्थ बन गया। जैसे दूध से दही बनना, पहले दूध था और अब दही बन गया, बीज का अंकुरित होना। तो ये भी इसके एग्जाम्पल हैं। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं अपने रासायनिक अभिक्रिया, जैसे जो कि लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो फ्रेंड्स उसी को हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया फ्रेंड्स, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे ये है Mg मैग्नीशियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब क्रिया करती है तो मैग्नीशियम MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसका परिभाषा यही है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसी को फ्रेंड्स हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब फ्रेंड्स बात इसमें आती है कि अभिकारक और उत्पाद। तो हम देखते हैं अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यही देखेंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक हमारा जो है वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे हम अभिकारक कहते हैं। जैसे Mg प्लस HCl मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो ये मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको हम अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे हम अभिकारक कहते हैं। और जब हम मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस ये जो बनता है इसे परिणामी या उत्पाद कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया हो कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे उत्पाद कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जो उत्पाद बनते हैं, जो परिणाम मिलते हैं, उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस संपूर्ण क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारकों तथा बनने वाले पदार्थ उत्पादकों को रासायनिक सूत्रों द्वारा समीकरण के रूप में दर्शाने को अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण कहते हैं। फ्रेंड्स आप लोग इसमें देख लीजिएगा, इसका परिभाषा रासायनिक समीकरण का परिभाषा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है तो इसको हम पढ़ेंगे। वीडियो अंत तक देखते रहिएगा फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया है वो निम्न प्रकार की होती हैं। पहला हमारा संयोजन एवं योगात्मक अभिक्रिया। पहला हमारा है संयोजन एवं योगात्मक अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा फ्रेंड्स, जब दो या दो से अधिक अभिकारक
तत्व या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स, परिभाषा इसका आप लोग रट लीजिएगा। नीचे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे N नाइट्रोजन जो कि G गैस लिखा हुआ है प्लस H2 ये भी गैस है, हाइड्रोजन गैस, तो मिलकर NH3 बनाता है। इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके NH3 बनाता है, तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या इसको हम इस प्रकार भी कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। जैसे सोडियम एन, यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है, जैसे सोडियम Na और धातु क्लोरीन Cl में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो उसी को जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख कर बता देते हैं, जैसे Na धातु जब Cl से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर बनाता है NaCl। यहाँ पर हमारा समीकरण संतुलित नहीं, तो इसको हम संतुलित कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर Na तो यहाँ पर 2 है तो 2Na कर लेते हैं, और यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर भी, तो हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया। तो ये हमारा दूसरा इसका उदाहरण था। अब फ्रेंड्स दूसरा हमारा आता है जो कि दूसरा अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिनमें एक क्रियात्मक समूह जिसमें एक क्रियात्मक पदार्थ द्वारा दूसरे क्रिया कारक पदार्थ या कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। लोहे के कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है? इसमें ये आता है, क्वेश्चन भी इस प्रकार बनता है, तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। दूसरा हमारा जो वियोजन विस्थापन अभिक्रिया है, इसका ये आप लोग परिभाषा रट लीजिएगा। जैसे Fe फेरम जो कि लोहा प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट जब क्रिया आपस में क्रिया करता है तो यह FeSO4 प्लस Cu बनाता है। तो फ्रेंड्स, अगला हमारा तीसरा है वियोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों का लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है, वियोजित अभिक्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये दो प्रकार की होती हैं। उसमें अपघटन अभिक्रिया और एक होती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वियोजन अभिक्रिया था, एक होता है उसमें वियोजन और एक होता है विद्युत अपघटन वियोजन। तो हम यहाँ पर पहले उसमें अपघटन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। तो इसका परिभाषा है फ्रेंड्स, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर दो या दो से अधिक अवयवों में टूट जाए, परंतु ठंडा करने पर पुनः अपने मूल पदार्थ ना बने, उसे उसमें अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कहने का मतलब ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर दो या दो से अधिक अवयवों में टूट जाए, परंतु ठंडा करने पर वह अपनी मूल अवस्था में मूल पदार्थ जो पहले था वो पदार्थ ना बने, तो हम उसमें वियोजन कहते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब क्रिया करता है तो KCl प्लस ऑक्साइड गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो HClO3 2HClO3 जब आपस में क्रिया करता है तो KCl कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो यह दो या दो से अधिक उस पदार्थों में अवयव में टूट तो गया है,
लेकिन इसको जब क्रिया कराएंगे तो फिर ये मूल पदार्थ नहीं बनेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड, ऑक्सीजन गैस। तो फ्रेंड्स हम अगला आपका अपना दूसरा देखते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है। यह दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे 2H2O अम्लीय विलयन में विद्युत धारा जो इस पर दिया गया तो H2 प्लस ऑक्सीजन गैस बनता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ है कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर या दो से अधिक सरल यौगिकों में सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने बता दिया है, आप लोग इसको नोट्स भी कर लीजिएगा। अब हम आपका अगला देखते हैं छठवां उभय अपघटन अभिक्रिया, जो हमारा है उभय अपघटन अभिक्रिया। तो इसको फ्रेंड्स वह रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों को आयनों या अवयवों की आपस में अदला बदली होकर नए यौगिक बनाते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों को आयनों या अवयवों की आपस में अदला बदली होकर नए यौगिक बनाते हैं, उसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड जब आपस में क्रिया करते हैं तो AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स क्या हुआ कि वह रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों को आयनों या अवयवों को आपस में अदला बदली होकर नए यौगिक बनाते हैं, उसे हम उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है फ्रेंड्स कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा अगला आता है सातवां ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। फ्रेंड्स आप लोग इसको ध्यान से वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, भले ही वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आप ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, परीक्षा की दृष्टि से भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और प्लीज़ साथ ही वीडियो को लाइक करिए, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फ्रेंड्स। तो अब हम अपना सातवां अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं जो कि है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमारा है मेथेन का वायु में जलना। मेथेन जब वायु में जलती है तो क्या होता है फ्रेंड, देखते हैं CH4 जो कि गैस मेथेन है प्लस O2 ऑक्सीजन गैस जब आपस में क्रिया करती है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल बनाती है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ कि वह रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती हो तो इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अगला हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया फ्रेंड्स हम किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें ऊर्जा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। जो ऊष्मा को सोख लें उसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा एग्जाम्पल है N जो कि नाइट्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करती है तो NO बनाती है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऊष्मा जो कि ऊष्मा को का शोषण हुआ, ऊष्मा को सोख लिया है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं फ्रेंड्स। यही था। अब अगला हम अपना देखते हैं फ्रेंड्स उपचयन। उपचयन किसे कहते हैं, वह अभिक्रियाएँ जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और अपचयन कहलाता है। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखते हैं उपचयन। तो हम सबसे पहले देखते हैं उपचयन किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे हम पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं या ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। फ्रेंड्स फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग हो, उसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन गैस निकले उसमें से, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे फ्रेंड्स है सी यू ओ प्लस O2, सी यू ओ प्लस O2, तो जब आपस में अभिक्रिया करती है तो सी यू ओ बनाती है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस जब अभिक्रिया करती है तो कॉपर ऑक्साइड बनाती है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो थे निकल गए और ऑक्सीजन जो है वो इसमें ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन जो है इसमें जुड़ गया, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ गया। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया, जो कि 10वां हमारा अपचयन। तो हम देखते हैं अपचयन किसे कहते हैं। तो इसका है परिभाषा, वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का योग हो, उसे ही अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। फ्रेंड्स उसका एकदम उल्टा है कि उसमें था फ्रेंड्स कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, और फ्रेंड्स अपचयन अभिक्रिया में है कि वह अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का योग हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जैसे Zn जिंक वो ऑक्साइड प्लस CO कार्बन डाइऑक्साइड जब अभिक्रिया करती हैं तो Zn प्लस CO बनाती हैं, जिंक और CO बनाती हैं कॉपर ऑक्साइड। फिर देखते हैं फ्रेंड्स ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, करते हैं, ऑक्सीकरण कहलाते हैं। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। या इसको इसी प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, अर्थात वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे ऑक्सीकारक कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग जान ही गए होंगे कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा होती है, तो यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर अपघटित हो जाता है। यहाँ पर है Ag जो सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, तो फ्रेंड्स Ag प्लस Cl2 सिल्वर और क्लोराइड बनता है। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो फ्रेंड्स आप लोग यही बताइएगा कि जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तो यह प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत छोटा सा आंसर है आपका, 1 लाइन का है, आप लोग तुरंत याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स अपचायक किसे कहते हैं। अपचायक फ्रेंड्स वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अपचायक कहलाते हैं। वो पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं अपचायक कहलाते हैं। जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं, अर्थात जो किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्यागता हो उसे हम अपचायक कहते हैं।
जो कि फ्रेंड्स हमारे यूपी बोर्ड परीक्षा में 2 अंक में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप लोग इसको एकदम तैयार कर लीजिएगा। अब हमारा फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम इसी वीडियो में पूरा लेसन समाप्त कर दिए रहे हैं, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि इसमें अब आता है हमारा नेक्स्ट संचारण। ये फ्रेंड्स हम बहुत इम्पॉर्टेंट ढूंढ कर इसमें नोट्स में लिखे हैं और आप लोगों को समझा रहे हैं फ्रेंड्स। किताब पढ़ाने में भी अधिक टाइम लगता है और आपको इम्पॉर्टेंट जो कि समय कम है, तो इसीलिए हम आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं और आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स संचारण किसे कहते हैं, हमारा आता है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह संचरित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संचरित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम संचारण कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। जो लोहे में जंग लगना एक भी इसका उदाहरण है। दूसरा, चांदी के ऊपर जो काली परत चढ़ जाती है और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। अगला हमारा आता है फ्रेंड्स विकृत गंधिता। विकृत गंधिता फ्रेंड्स किसे कहते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें वायु युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री खराब होने लगती है। तैलीय खाद्य सामग्री फ्रेंड्स खराब होने लगती है, जो तेलों से युक्त बनी होती है, वो खराब होने लगती है तथा स्वाद में गंध में परिवर्तन होने लगते हैं। उसके स्वाद में गंध में परिवर्तन होने लगता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन करके ऑक्सीकरण कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम देखते हैं कि जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ अपचयित हो जाते हैं, यानी वो खाने लायक नहीं रह जाते हैं, तब ये विकृत गंधी हो जाते हैं। इनकी गंध तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। फ्रेंड्स हम देखते हैं कि विकृत गंधिता को निम्न विधियों से रोका जा सकता है। विकृत गंधिता को निम्न विधियों से रोका जा सकता है। वो कौन कौन सी विधियां हैं फ्रेंड्स, वह खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखनी चाहिए। हमें किसी भी खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में हमेशा रखनी चाहिए फ्रेंड्स। दूसरा हमारा है निम्न ताप पर पके हुए खाने को प्रशीतन करना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचा कर रखना चाहिए। हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने के लायक होते हैं, या पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचा कर हमें रखना चाहिए। और खाद्य पदार्थ जैसे आलू की चिप्स आदि, जैसे हमारा कुरकुरे आता है आदि की पैकिंग में ऑक्सीजन गैस को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं फ्रेंड्स। तो यही था इसका विकृत गंधिता के उदाहरण थे फ्रेंड्स, इसको रोकने के उपाय थे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज हमारा ये वीडियो समाप्त हो रहा है। और फ्रेंड्स पूरे लेसन का वीडियो मैंने एक ही वीडियो में बता दिया है फ्रेंड्स। इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे उसको मैंने बताया है फ्रेंड्स। आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर अपने मित्रों के साथ कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।